हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद मिश्रा। लीगल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि उसमें एफआईआर के विषय में बताया गया था और आज का जो विषय है वह है अरेस्ट, कस्टडी एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। गिरफ्तारी, अभिरक्षा और गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय विशेषकर ऐसे लोगों को जो न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साथ उन लोगों को भी जानना चाहिए कि जो एक आम व्यक्ति हैं उनको भी अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शुरुआत करने के पहले मैं ऐसे लोगों को जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वो नए वीडियो से अपडेट होते रहें। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर को हमने 5 सब चैप्टर में बांटा है ताकि ये आसानी समझ में आए। पहला क्या है कि गिरफ्तारी। आखिर गिरफ्तारी क्या होती है, अरेस्ट क्या होता है, गिरफ्तारी और अभिरक्षा में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन द अरेस्ट एंड कस्टडी। तीसरा टॉपिक इसमें दिया गया कि गिरफ्तार कौन करेगा, गिरफ्तारी कौन करेगा, हु मे अरेस्ट। उसके बाद फोर्थ इसमें टॉपिक है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, हाउ एन अरेस्ट मेड, और गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से कि गिरफ्तारी क्या होती है। तो गिरफ्तारी के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे कि ये प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ दिया हुआ है। तो चैप्टर 5 सेक्शन 41 to 60 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही किसी भी पर्सन की गिरफ्तारी होती है। ये मेन प्रावधान है। उसके बाद देखते हैं कि गिरफ्तारी की परिभाषा क्या, अरेस्ट को डिफाइन क्या किया गया है। तो इसके विषय में हमें पता है कि अरेस्ट को परिभाषित नहीं किया गया, ना सीआरपीसी में, आईपीसी में, ना ही किसी लॉ में। मतलब अरेस्ट इज नॉट डिफाइंड neither in court nor IPC nor in any law। तो फिर फर्स्ट तो यहाँ पे ये फिर जानकारी होनी चाहिए आखिर गिरफ्तारी की परिभाषा होती क्या, कैसे कहते हैं। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गिरफ्तारी है वह अन्वेषण की दिशा में उठाया गया पहला कदम होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो अन्वेषण का एक भाग माना जाता है। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि गिरफ्तारी की आखिर परिभाषा क्या है, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गिरफ्तारी किसे कहते हैं और मुख्य परीक्षा में साथ साथ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसलिए जानना जरूरी है। तो इसकी जो विशेष 2 परिभाषा मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा उसके बारे में ये है कि पहली परिभाषा में है कि टेकिंग ऑफ ए पर्सन इन कस्टडी अंडर लीगल अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को विधिक प्राधिकार के अधीन अभिरक्षा में लेना, इसे गिरफ्तारी। दूसरी परिभाषा है कि टू डिप्राइव ए पर्सन हिज लिबर्टी बाय लीगल अथॉरिटी। मतलब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को विधि पूर्वक प्राधिकार के द्वारा वंचित कर देना क्या है, गिरफ्तारी है। ये दोनों परिभाषाएं हैं और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अक्सर जो है वो मेंस वगैरह, इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं कि अभिरक्षा क्या है, कस्टडी क्या है। क्योंकि अरेस्ट और कस्टडी में अक्सर लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, संदेह में रहते हैं और बहुत से लोग तो इसको दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दिया कि गिरफ्तारी और अभिरक्षा दोनों समानार्थी नहीं है, मतलब दोनों एक समान वर्ड नहीं है। अरेस्ट एंड कस्टडी बोथ आर नॉट द सेम वर्ड, बोथ आर नॉट द सिनोनिम टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि इसके बारे में दिया है कि इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा। अर्थात प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा शामिल होती है, लेकिन प्रत्येक अभिरक्षा में गिरफ्तारी होना आवश्यक नहीं है। इसी बात को ये बताया गया है कि कस्टडी में आर मे नॉट अमाउंट टू अरेस्ट। गिरफ्तारी जो है वो अभिरक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये टॉपिक आपको, ये परिभाषा इसकी
गिरफ्तारी की और अभिरक्षा, दोनों में अंतर में पता चल गया कि कंक्लूजन इसका क्या है कि गिरफ्तारी में अभिरक्षा शामिल होती है, लेकिन प्रत्येक अभिरक्षा में गिरफ्तारी शामिल नहीं होती है। तो अब हम दूसरा टॉपिक ले चलते हैं। तीसरा टॉपिक हो गया आगे आपका कि गिरफ्तारी कौन करेगा। आखिर वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए सशक्त किया गया सीआरपीसी में, उसके विषय में हम बताना चाहेंगे कि सीआरपीसी के तहत 3 प्रकार के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने को प्राधिकृत किया गया है। पहला है पुलिस अफसर। पुलिस अफसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरा होता है एक प्राइवेट पर्सन भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और तीसरा है कि मजिस्ट्रेट को भी अधिकार दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो प्रथम में आते हैं हम कि पुलिस अफसर आखिर कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसके विषय में दिया है सेक्शन 41 और 42 दिया गया है। 41 में दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, संज्ञेय अपराध करता है, तो पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। मतलब ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 41। और दूसरा दे रहा है 41 में कुछ दिए गए हैं, कुछ क्लास दिए गए हैं जिसके तहत वो गिरफ्तार कर सकता है। अब हम आते हैं 42 में कि जब पुलिस अफसर को आसंज्ञेय मामलों में गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है बिना वारंट के, तो उसके विषय में दिया गया है कि इसके विषय में है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई असंज्ञेय अपराध करता है, इसका मतलब when a person has committed the non-cognizable offense in the presence of police officer। और दूसरी चीज क्या है, या तो वह असंज्ञेय अपराध करने का अभियुक्त है और he is the accused of non-cognizable offense। इन दोनों परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी अगर उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछता है और वह व्यक्ति अपना नाम पता नहीं बताता है या नाम पता बताता है तो उसको सही नहीं बताता है, तो वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार कर सकता है जब तक वह साफ साफ अपना नाम पता ना बता देता है। तो जैसे उसकी नाम पता सुनिश्चित कर लिया जाता है, उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। तो ये 42 हो गया, पुलिस अधिकारी को शक्ति दी गई है। अब आते हैं कि कोई प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। When a private person can arrest any person, इसके बारे में सेक्शन 43 में दिया गया। सेक्शन 43 में इस बात को दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। उसके विषय में भी 2 शर्तें रखी गई हैं कि कब कोई एक प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति कोई अजमानती और संज्ञेय अपराध करता हो। पहली शर्त है कि कोई व्यक्ति अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है या फिर वो कोई उद्घोषित अपराधी है। अर्थात पहली कंडीशन है कि व्हेन ए पर्सन हैज कमिटेड नॉन-वेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर, बिफोर दैट पर्सन। और दूसरे में इफ दैट पर्सन इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इन दोनों परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब हम आते हैं कि देखते हैं कि मजिस्ट्रेट को आखिर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की क्या शक्ति दी गई है। तो इसके विषय में पहले मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन 44 में इस बात का प्रावधान किया गया है और ये बात भी साफ साफ सच कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों को धारा 44 के तहत यह शक्ति दी गई है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इसके लिए यहाँ ध्यान देना, इसके लिए 2 विशेषताएं हैं, 2 शर्तें को पूरा होना जरूरी है। पहला है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जो गिरफ्तार करना चाहता है, ऐसा अपराध उसके लोकल जुरिडिक्शन में घटित होना जरूरी है। अर्थात अगर उसकी लोकल जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, तो वो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार नहीं कर सकता। और दूसरी कंडीशन है कि ऐसा मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करने में सक्षम हो। मतलब if the magistrate is competent to issue an warrant to arrest such person, इस कंडीशन में मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर कि
गिरफ्तारी कैसे की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया क्या दी हुई है, हाउ अरेस्ट मेड। इसके लिए सेक्शन 46 में तीन क्लॉज दिए गए हैं। उसमें दिया गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो पहले क्लास में दे रहा है कि गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है तो क्या कहेगा, वो मौखिक उद्घोषणा करेगा, उसको गिरफ्तार करने के लिए सूचना देगा और वह व्यक्ति क्या करेगा, वह अपने किसी कार्य या वचन से उस अपने को समर्पित कर देगा तो वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसमें दिया है, इसके प्रोवाइजो में 2008 में ये प्रोवाइजो जोड़ा गया है कि अगर किसी स्त्री की गिरफ्तारी करनी हो तो उस कंडीशन में एक महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है 2008 में। उसके बाद अब आता है कि इसके दूसरे क्लास में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करता है, फोर्सिबली रेसिस्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या पुलिस अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को कोई अधिकार है, कोई बल यूज करने का अधिकार है। तो उसमें दिया है कि वो सभी आवश्यक साधन का प्रयोग करेगा, गिरफ्तारी करने के लिए सभी बल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे क्लास में आते हैं। तीसरे क्लास में देखा जाए तो यहीं से इनडायरेक्टली रूप से इनकाउंटर का सिस्टम होता है। हालांकि सीआरपीसी में कहीं भी इनकाउंटर को लीगल नहीं माना गया है, लेकिन पुलिस अधिकारी इसी शक्ति का प्रयोग करके किसी भी अपराधी को मृत्युकारित करते हैं। तो इसके तीसरे क्लास में दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास के रूप में वह अपराधी दंडनीय हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वह अपनी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करता है, फोर्सिबली रेसिस्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। तो ये 46 में दिया। उसके बाद चौथा क्लास जोड़ा गया है उसमें कि अगर किसी स्त्री की गिरफ्तारी करना हो तो क्या प्रक्रिया है। तो सामान्य नियम है कि अगर कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है तो किसी स्त्री की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन परिस्थितियां अगर असाधारण हैं, एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं, तो उस परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी जो है वो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात किसी महिला को असाधारण परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर उसको गिरफ्तार किया जाना जरूरी है तो ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आदेश लेना जरूरी होगा। ये गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है कि गिरफ्तार व्यक्ति के आखिर क्या अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए सीआरपीसी के तहत और भारतीय संविधान के तहत। तो जो पहला अधिकार गिरफ्तार करने के लिए है, गिरफ्तार व्यक्ति को वजह है कि अपने गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार है, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। तो ये ऐसा आर्टिकल 22 में दिया गया है और सेक्शन 50 के क्लास 1 में सीआरपीसी में दिया गया है उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार है। दूसरा अधिकार है कि उसको जमानत पाने का अधिकार है, वो जमानत की उसको सूचना दी जाएगी उस व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति जमानती अपराध का अभियुक्त है तो उसे पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत के बारे में सूचना दी जाएगी, तो उसे जानने का अधिकार है। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को अपने मन पसंद के अधिवक्ता को से सलाह लेने का अधिकार है। इसका मतलब सच पर्सन हैज राइट टू कंसल्ट लॉयर फॉर हिज ओन चॉइस। और नेक्स्ट जो अगला अधिकार है उस व्यक्ति को वो ये है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के बारे में किसी रिश्तेदार या मित्र को या अगर किसी व्यक्ति को वो नामित करता है उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी जाएगी। और लास्ट अधिकार, अंतिम अधिकार उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को यह है कि धारा 54 के तहत उस व्यक्ति को अपने शरीर की शारीरिक परीक्षा कराने का भी अधिकार है। और ये अधिकार आपको पूरा दिए गए हैं। तो ये चैप्टर में आपको सारे इश्यूज डिस्कशन कर दिए गए हैं और इस तरीके से ये टॉपिक मेंस एग्जाम के लिए और प्री एग्जाम के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही हम आपसे करना चाहते हैं। थैंक यू।